नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं मनोज मनोज। हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगंध ली थी। सौगंध आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की, आतंक के अड्डे को बर्बाद करने की, आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकने की और आधी रात की संकल्प को पूरा करने की, और संकल्प पूरा हुआ थी। भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को बर्बाद कर दिया। देर रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, जिसके तहत भारत की सेना ने पाकिस्तान की सीमा के 100 किलोमीटर अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों को मिट्टी में मिला दिया गया। लश्कर के भी कई आतंकियों को साफ कर दिया गया। संदेश साफ था कि अगर भारत के खिलाफ साजिश रचोगे, भारत में हमला करोगे तो घर में घुसकर मारोगे, एक भी आतंकी नहीं छोड़ेंगे, आतंक को जड़ से खत्म करेंगे। लेकिन भारतीय सेना ने कैसे आतंक की लंका को जलाया, इससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। पहले आतंकियों को मिट्टी में मिलाया। अभी अब आसमान से बारिश की बरसात हुई और आतंक का अड्डा धुआं हो गया। जैश लश्कर के ठिकाने के प्रांत बने थे। भारत ने देर रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पहलगाम हमले का 15 दिनों के भीतर बदला लिया। पाकिस्तान की सीमा के 100 किलोमीटर अंदर तक हिंदुस्तान के मिसाइलों ने आतंक के अड्डों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। भारत की सेना ने पाकिस्तान के आतंक के 9 अड्डों पर हमला किया, जहां भारत के खिलाफ साजिश रची जाती थी, जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां आतंकियों को पनाह दी जाती थी, जहां भारत में हमले की प्लानिंग होती थी। इन 9 टारगेट में से 4 पाकिस्तान में बहावलपुर, मुरीदपुर, सियालपुर और पुंछ, पीओके में, मुजफ्फराबाद, कोटली, धार, हिम्मत या कमरू थे। इनमें मरकज सुभान अल्लाह, बहावलपुर, जैश ए मोहम्मद का सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना था। वहीं मुरीद के और कोटली में लश्कर के आतंकियों के अड्डे को भारतीय सेना ने मोहल्ले में बदल दिया। मुजफ्फराबाद ये एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। ये हथियार विस्फोटक और जनरल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्करी तोयबा का बेस था, जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थयात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। भारत ने सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर आतंकियों की पनाह गाहों को निशाना बनाया। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों पर चुन कर हमला किया। भारत के इस बारूदी प्रहार में 100 से ज्यादा आतंकी हलाल हो गए। जैश सरगना मसूद अजहर के भाई, बेटा समेत परिवार के 14 लोग मारे गए। भारत ने इस प्रहार से आतंक का आटा फूट कर रोया। मसूद ने परिवार के लोगों की मौत पर रोते हुए कहा, मेरे परिवार के लोग मारे गए, मरने वाले जन्नत चले गए, मैं भी मर जाता तो अच्छा रहता। मोदी ने सारे नियम तोड़ दिए। भारत अब किसी पर रहम नहीं करेगा, किसी को भी रहम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में 100 से ज्यादा आतंकियों का जनाजा निकला। आतंक के आंगन में मातम फंसा है और गम के साए में मुल्ला मुजीब की सेना भी है, जो आतंकियों को संरक्षण देती है, आतंकियों को खाद भी पोसती है। लेकिन जब भारत ने आतंकियों को पाकिस्तान में घुसकर मारा तो पाकिस्तान में खलबली मची। यहाँ पर 4 स्ट्राइक्स की गई। अफराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है, यहाँ पर मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इंपैक्ट हुए यहाँ पे दुश्मन की तरफ से। एक मस्जिद
मस्जिद जो सी है वो शहीद हुई है और उसको नुकसान पहुंचा है। यहाँ पे मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया, यहाँ पे 5 स्ट्राइक्स हुई, 2 यहाँ पे शहीद है मुरीद के। यहाँ पे मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया, 4 स्ट्राइक्स की गई, 1 शहीद है मर्द, 1 मर्द इंजर्ड है, जख्मी है, 2 यहाँ पे लोग मिसिंग है। मस्जिद जो सी है वो शहीद की गई है। हिंदुस्तान के प्रहार से पाकिस्तान में हाहाकार मचा है, आतंक के घर में चीख पुकार मची है, लेकिन भारत का संदेश साफ है, अगर छिड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, घर में घुसकर मारेंगे, आतंक का जड़ से खात्मा करेंगे। रिपोर्ट मीडिया न्यूज। घर के मिट्टी में मिसाल मिला कि सीएम बार बार कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और इस तरह के संकेत पाकिस्तान ने देख लिए, पाकिस्तान भी मिला रहा है, कई तरह की बातें आ रही है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि जब तक हमने मिसाइल स्ट्राइक नहीं की थी, उसके पहले पाकिस्तान के मंत्री भारत को, भारत के लोगों को, दुनिया को ये बता रहे थे कि पाकिस्तान के पास कितनी मिसाइल्स हैं, वो ये बता रहे थे कि पाकिस्तान के कितने पास परमाणु बम है, वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि कर रहे थे। बिलावल साहब ये बता रहे थे कि अगर सिंधु जल रुका तो पाकिस्तान के दरिया में, इस दरिया में खून की नदियां बह जाएगी। हम जब भारत में मिसाइल स्ट्राइक करते करीब करीब 24 मिसाइलें पाकिस्तान पर डाल दी, तो वो तमाम सियासतदान कहाँ है दिखाई नहीं दे रहे, सबके आंखों में आंसू है, जनाजे को कंधा दे रहे हैं, तमाम तरह के संकेत हैं। इसलिए कहते हैं कि जनाब बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो कि बोल क्या रहे हो। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कर्नल रिटायर्ड सुशील पठानिया जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है मेरे साथ मौजूद है, विनोद कुमार शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति है। सबसे पहले मैं सुशील पठानिया साहब के पास चलूंगा। पठानिया साहब, बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान की तरफ से आ रही थी कि खून की नदियां बहा देंगे, 172, 148, 130 अलग अलग मंत्री, अलग अलग संख्या परमाणु बम की बता रहे थे, लेकिन 14 मिसाइलें गिरी, उसके बाद सारे के सारे ठंडे पड़ गए, परमाणु पर आंसू बहा रहे। पाकिस्तान जो है, अगर हम इसका थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं, 47 से 48 में उन्होंने कबायलियों को आगे करके पाकिस्तान की आर्मी ने कश्मीर में क्या किया, रिजल्ट सबको पता है, उनको कितनी बुरी तरह से मुक्ति खानी पड़ी थी। उसके बाद उन्होंने मिसएडवेंचर किया 65 में, 71 का इन्वेशन फिर था वो हमारा था। उसके बाद उन्होंने कारगिल पे विदाउट एनी प्रोवोकेशन वहां पे अटैक किया, उसमें भी उनकी बुरी हालत हुई। तो दुनिया में पाकिस्तान की जो इमेज बनी है अभी तक, वो ये है कि एक टेररिस्ट ब्रीडिंग नेशन है और पूरी दुनिया के अंदर ये टेररिस्ट बेचता है। हम लोग मैं पिछले 36 साल की बात नहीं करूंगा, 1989 में इन्होंने एक जिया जब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक ऑपरेशन प्रोटेक्ट रिसीव किया, जिसके अंदर उसका मकसद था टू मेक इंडिया ब्लीड इन 1000 कट फॉर 1000 ईयर। तो ये तो इनका माइंड सेट है। और आप देख रहे हैं कि पिछले 36 साल से 90 से शुरुआत हुई थी और अभी 25 में हम लोग पहुंच गए, ये लोग बात नहीं आ रहे हैं, इतने इन्होंने हमले किए। और ये एक ऐसी नस्ल बन गई है कि ये करने को तैयार ही। ये उसकी वजह मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा कि वहां पे जो मेन पावर है वो आर्मी के पास है। डेमोक्रेसी के नाम पे जो गवर्नमेंट आती है उनके पास कुछ नहीं होता है। जब उनका मन चलता है इमरान खान को ले आते हैं, जब उनका मन करता है वो नवाज शरीफ को ले आते हैं। तो मेन पावर जो है उनकी चीफ के पास रहती है, सपोर्टेड बाय द हायर साइड। अभी हम इस हमले की बात करते हैं, पहलगाम में जो नरसंहार हुआ, जो क्रूरतापूर्ण हमला हुआ है इनोसेंट टूरिस्ट के ऊपर, सो देयर हैज टू बी अ रेड लाइन। अभी इस हमले को संज्ञान लेते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये डिसाइड किया कि एनफ इज एनफ, लेट्स सॉर्ट आउट द पाकिस्तान। और उसके बाद आपने देखा होगा कि 22 से मीटिंगों का दौर शुरू हो गया, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, उसके बाद आर्मी चीफ, सीडीएस, और फाइनली उन्होंने जो उसका कल्मिनेशन किया है वो कल हुआ है, जब रात को जैसे आप बता रहे हैं कि 24 ठिकानों की मिसाइल डाली गई 25 मिनट के अंदर, और 9 जो टेरर के कैंप थे उनको पूरी तरह से तबाह कर दिए गए।
सवाल ये उठता है कि इस समय जो पाकिस्तान है, जिसको ये मियां मुनीर कहती थी अल्लाह के सोल्जर, उसके अंदर मेरे को सोल्जर की क्वालिटी नजर कोई नहीं आती है, लेकिन वो चीज है। अभी इतने पाकिस्तान अभी इसके बाद क्या करेगा? और उसके बाद जो हमारे डिप्लोमेटिक मेजर्स का जो इफेक्ट पड़ा है, खासकर जब ये इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दी गया, तो उस समय जो पाकिस्तान वो तकरीबन 21% कम हो गई है। तो एक और अभी समय हमारी जो कैपेबिलिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि हम पूरी तरह से पानी को रोक सकें, लेकिन आस्ते आस्ते हम अपनी कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, रिजर्वर बनाएंगे, कैनाल बनाएंगे, पानी को डाइवर्ट करेंगे, तो उस हालत में पाकिस्तान का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। वो दाने दाने को तरसेंगे, बूंद बूंद को तरसेंगे। अभी पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है, ये एक सोच का विषय है, क्योंकि हमने जो अटैक किया था वो था टेरर कैंप के ऊपर, किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक नहीं किया हुआ है, सिविलियन को जो है टारगेट नहीं किया गया है। ये बड़ा कैलिब्रेटेड और मेजर ऑपरेशन था, जस्ट टू गिव अ मैसेज दैट वी आर नॉट अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, एंड द सेम मैसेज हैज गॉन टू द एंटायर वर्ल्ड कि टेररिज्म जो है इसको देखिए कोई भी देश सपोर्ट नहीं करता, उन्हें सबको पता है। एफएटीएफ जो है वो भी तो बार बार लगातार जो है ग्रे लिस्ट में ले आती है, और वो देश जो पूरी तरह से इकोनॉमिकली दिवालिया हो चुका है, वो बड़ी बड़ी बातें करता है, लड़ाई की बातें करता है, परमाणु युद्ध पर बातें करता है, जबकि वो भी जानता है कि परमाणु बम चलाने का मतलब क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, विनोद शुक्ला भी साथ मौजूद है। विनोद साहब, बहुत सारे हथियार फिर भी बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान का भरोसा नहीं है, उसका ऊपर का माला थोड़ा खाली है, और वो कई बार इस बात को लेकर संकेत भी दे चुका है। जिस तरीके से वहां पर घटना घटी है, राजनाथ सिंह जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं, वो कहते हैं कि जिन लोगों ने मासूमों को मारा, हमने उन्हें मारा है। और पठानिया साहब जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि आपने पब्लिक के ठिकानों पर हमला नहीं किया, आपने सेना के किसी भी प्रतिष्ठान पर हमला नहीं किया, आपने हमला सिर्फ वहीं पर किया है जहां पर आतंकी ठहरते थे, आतंकी बनते थे, उनको तैयार किया जाता था और उनके आका भी वहीं पर रहते थे। बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि जो आतंकी मरे हैं उनको बाकायदा पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर शहीदों का सम्मान किया जा रहा है। जो पाकिस्तानी मरे हैं उनके सम्मान में पाकिस्तान की फौज कंधा दे रही है। जो पाकिस्तानी मरे हैं उन पाकिस्तानी आतंकवादियों के सम्मान में लाइन लगाकर शहीदों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, और पाकिस्तान की फौज से, पाकिस्तान की सेना से और पाकिस्तान के तमाम आका जो बचे हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत को इसका करारा जवाब दिया जाए। आप क्या मानते हैं, क्या पाकिस्तान कुछ ऐसी हरकत कर सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये धमकी तो बहुत दिन से दी जा रही थी कि सिंध में अगर पानी नहीं बहेगा तो खून रहेगा, और हमारे पास जो बम है वो किस ओकेजन के लिए हमने पाकिस्तान भारत के लिए बना के रखे, इस तरह की बातें तो हो जा रही हैं। ये भी कहा गया था कि अगर पानी रोका जाएगा तो उसको एक्ट ऑफ वॉर जैसा कंसीडर किया जाएगा और हम अटैक करेंगे। अब इसमें सब कुछ हो गया, पानी रोका गया वितस्ता में, जिसको चिनाब कह लीजिए, वितस्ता में पानी रोका गया, वहां तक पानी नहीं पहुंचा, कैलिब्रेटेड अटैक हो गया। उसके अलावा और जो सैंक्शंस, मतलब जो चीज व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था उसको रोक दिया गया, सिटीजन जो पाकिस्तानी सिटीजन थे यहाँ वापस कर दिए गए। तो जो भी भारत की तरफ से किया था कर रहा था, और ये जो सारी बातें थी इसको वो ऑफेंसिव बता रहा था कि नहीं ये ऑफेंस है, हम ये वॉर जैसा है, तो भाई अब वॉर अब कर देना चाहिए था पाकिस्तान को। ये थी, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारी बातें, पाकिस्तान वॉर की स्थिति में नहीं है, वो विदा धमकी के अलावा नहीं कुछ कर सकता है। मैं आपको दो उदाहरण दे देता हूँ। वहाँ की एक लाल मस्जिद है जिसका सरकार से अक्सर खड़ी रहती है। लाल मस्जिद का जो इमाम है वो अपने जो अभी संडे को उसका जो मतलब पिछले 2-3 दिन पहले उसने उसको बोला कि कौन पाकिस्तान भारत के साथ लड़ेगा, तो उसको बोला कोई लड़ने के लिए तैयार है, बोला मजहबी लड़ाई यही नहीं है, ये आसिफ मलिक की लड़ाई है। विनोद जी, बड़ी खबर आ रही है
दशकों को जो प्रबंधन की बात है शिवसेना महिला है और इस ट्राई के बाद पाकिस्तान में एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में पाकिस्तानी आर्मी चीफ में मौजूद है और नामिनेट भी मौजूद है और मेरे सामने आपसे सीधे कह रहा कि क्या अपनी इज्जत बचाने के लिए अगर पाकिस्तानी की सरकार ने कुछ नहीं किया तो बचा कुछ था तो दोनों का एक आतंकवादी संगठन तुमको हमें बचाने की तुमको हमें पालने की जिम्मेदारी नहीं की लेकिन तुम्हारे रहते हुए हमारे परिवार को देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बात है ना अटैक पाकिस्तान करने से बच रहा है। अब इसमें दो तरह की स्ट्रेटजी मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन है कि भारत सीधे प्रोवोक नहीं करना चाह रहा है पाकिस्तान को, वो दिखना भी चाह रहा है लेकिन भारत बहाना भी खोज रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का एक कोई घटना दिखे जिसमें वो ये वॉर को कंटिन्यू करता हुआ दिखे तो भारत उन ठिकानों पर भी हमला करने का बहाना मिल जाए जो इन आतंकवादियों को प्रश्रय देते हैं डिफेंस इंस्टॉलेशन और डिफेंस के लोग। तो ये एक बड़ा मसला है और इस तरह की गतिविधि मुझे लगता है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ रिटेलिएशन जैसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ हो सकता है। हालांकि डिमोरलाइज आर्मी भी है, उनके जो ये पाले हुए आतंकवादी हैं ये डिमोरलाइज है। अब ये कितना उसको ग्राउंड पर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे लेकिन मेरा अपना मानना है भारत एक बहाना भी खोज रहा है कि कोई एक इस तरह के का बहाना दे कि वो भारत और भी अंदर जाकर के उन जगहों पर भी करे जैसे जो मिलिट्री के बहुत सारे लोग हैं ISI के बहुत सारे लोग हैं जो को सलाह देते हैं वो एक और वो जब तक किया नहीं जाएगा ना ये फिर वैसा ही होगा और छोटा सा इसको मैं मानता हूँ इसलिए कि ये फिर पनप जाएंगे वो वहां से तुरंत इसको फिर घूम किया जाएगा ये फिर खड़ा कर लेंगे इसलिए कि उनका सारा का सारा और जितने भी आतंकियों की मौत हुई उसका वो बदला लेने का प्रयास भी करेंगे। कर्नल सुशील पठानिया साहब मेरे साथ मौजूद है। पठानिया साहब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस बात का जिक्र विनोद शुक्ला कर रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने कहा कि भारत नहीं चाहता कि कुछ हो लेकिन भारत चाहता है कि पाकिस्तान कुछ करेगा और भारत उसे उकसा भी रहा है। असल में यहाँ पर जो मनोज नरवणे साहब ने एक अपने सोशल मीडिया पर एक लाइन लिखी थी कि फिल्म अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान कुछ हरकत करे और भारत ये जानता भी है कि हो सकता है वो कर भी सकता है और जब पाकिस्तान हरकत करेगा तो आप कम से कम दुनिया के तमाम देशों को बता सकते हैं कि हमने किसी बेगुनाह की जान नहीं ली है, हमने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था लेकिन अब पाकिस्तान ने शुरुआत की है तो खत्म हम करेंगे। ये थ्योरी है कि हम पाकिस्तान को उकसाएं। मेरे हिसाब से बड़ी खबर आ रही है आपके पास के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बयान, भारत का आतंकी ठिकानों पर हमला जायज है, आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। बढ़ाने अपनी बात मैं क्या बोल रहा था कि ये एक थ्योरी है जो कुछ लोग सोचते हैं कि भारत उकसा रहा है। अगर भारत में उकसाना होता पाकिस्तान को तो ये जो कैलिब्रेटेड मेजर नॉन एस्केलेटरी अटैक जो किया है दैट इज बेसिकली अगेंस्ट द टेररिस्ट नॉट अगेंस्ट द पाकिस्तान। और ये भी सबको पता है पूरी दुनिया को कि अगर हम इन 3 तंजीमों की बात करते हैं जिसमें जैश ए मोहम्मद एक तो दूसरी ये है लश्कर ए तोयबा वगैरह तो ये सब टेररिस्ट है और उनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है उनको नर्चर कौन कर रहा है वो पाकिस्तान आर्मी कर रही है। वो पाकिस्तान को है इसके बारे में जानने के लिए अभी भारत ने ये ऑप्शन दे दिया है पाकिस्तान को कि वो क्या रिटेलिएट करेगा। देखिए पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या क्या है। एक तो ये है कि वो भारत के ऊपर एक मिसाइल का अटैक करे, दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वो LOC के अंदर जितना जोर लगा सकता है तो वो लगा भी रहा है। अगर आप देखेंगे कि LOC के अंदर दुनिया भर की जो वेपन है वो यूज की जा रही है और दोनों के देशों की तरफ से कैजुअलिटीज हो रही है। और पाकिस्तान जो है वो इतना बेशर्म नेशन है कि वो सिविलियन को बाई डिजाइन कैजुअलिटी कर रहा है ताकि कल को अपने लोगों को बता सके कि देखिए हमने हिंदुस्तान के अंदर लोगों को मार दिया और अब हमारा फ्रेंडशिप जो होती है। तीसरा ऑप्शन जिसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा वो ये है कि इनके जो स्लीपर सेल्स हैं
जो sympathizer है JNK in particular and in entire nation as general, so they might be activated और उनसे कुछ ये कार्रवाइयां करवाएं, सेविंग तो उनको करनी है कहीं ना कहीं से, उसके लिए वो काम करते हैं, किस हद तक जाते हैं, जनता इनके साथ है, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनके ऊपर थोड़ा होता क्या है, उनके पास से है थोड़ी बहुत ही। और इस समय एक और बहुत ही चल रही है, वो है कि इमरान खान को लोग कहते हैं कि उसको जेल से निकाल के आप आल पार्टी मीटिंग में लाइए ताकि वो पाकिस्तान की जो डिमोरलाइज्ड जनता है उसका मोरल थोड़ा बूस्ट कर सके। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के पास सस्टेनेंस कितनी है, अगर वो लड़ाई शेक देता है और लेट्स से टुमारो देयर इज एन एस्केलेशन इन द वॉर, तो इंडिया का जो पहला टारगेट होगा वो क्यों क्या होगा, वो हमारी तरक्की है और उसके अंदर हम अपनी समूची शक्ति भोग देंगे। और उसके बाद हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये भी कह सकते हैं कि एस्केलेटरी जो मेजर्स है, लड़ाई को जो बढ़ाया है वो पाकिस्तान ने बढ़ाया है। तो ये सारी चीजें जो है ऑप्शन अवेलेबल है, बट ये बड़ा ही खुशी की बात है। और मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो हमारी आर्म फोर्सेज है और उनके अंदर जो सीरियस एनर्जी है और जो इस तरह की जो डिसीजन लिया है, देखिए ये डिसीजन लेना आसान नहीं था। चाइना इज फुली विद ओपनली विद पाकिस्तान और चाइना हमें परेशान कर सकता है, उसके बावजूद भी जो करेजियस और विजनरी लीडर वाला जो डिसीजन लिया था कि अपने देश की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को इंश्योर करना और अपने लोगों की जान की रक्षा करना, उसमें एक और बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया है, सेना के पराक्रम पर परिचय दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा, वो कहते हैं कि सेना के बारे में उनका मसला पूछा गया, हमने सिर्फ उसी को मारा है, हमने आतंकी कैंपों को तबाह करके करारा जवाब दिया है, सेना के शौर्य को नमन करता हूं, हमने हनुमान जी के आदर्शों का पालन किया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इन बातों का जिक्र कर रहे थे। बात हुई देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, लेकिन जिसका जिक्र पठानिया साहब कर रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाता हुआ मैं विनोद कुमार शुक्ला के पास चलूंगा। विनोद जी, भारत की एयर स्ट्राइक पर चीन ने क्या कहा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत के हित के बारे में तो कभी चीन सोचता नहीं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कहते हैं कि चीन को आज सुबह भारत के द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई खेदजनक लगी। हम मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के पड़ोसी हैं और पड़ोसी रहेंगे। वे दोनों चीन के भी पड़ोसी। चीन सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करता है। हम दोनों पक्षों से शांति और स्थिरता में व्यापक हित में काम करने की बात करते हैं, शांत रहने, संयम बरतने और ऐसी कार्रवाई से बचने की अपील करते हैं जो स्थिति को और भी जटिल बना सकती है।
सी में जो चर्चा हुई थी उसमें भी चीन कुछ कर नहीं पाया है, इसलिए कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है। मैं जैसा पहले कह रहा था कि इस मामले में अंदर ही पहली बार पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग जो हमेशा इस बात से भारत के खिलाफ खड़े हो जाते थे कि वो किसी देश के खिलाफ नहीं है, हिंदुओं के खिलाफ हुआ, वो स्थिति नहीं दिख रही है। उसके दो कारण है, एक तो ये कि उनको लग रहा है कि नहीं इंटरनेशनली हम फॉरवर्ड हो गए हैं, दूसरा उनको लग रहा है कि अगर ये फुल पीरियड वॉर या एक्सकेलेट हो गया तो ये मामला उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत चीजें उनकी दुरुस्त होनी हुई थी वो खराब हो जाएगी। देखिए एक और बात मैं दुरुस्त कर दूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि भारत कोई बहाना खोज रहा है या प्रमोट कर रहा है, ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अब आप पठानिया साहब इसे बेहतर जानते हैं, आप सीधे अटैक नहीं कीजिएगा, लेकिन आपको कोई न कोई तरीका तो चाहिए होगा ना कि किसी तरह से क्या ये लगता है कि जो हुआ है वो एनफ है, उससे कल को साल भर बाद या 6 महीने बाद फिर आतंकवादी हमला नहीं होगा, क्या फिर वो रीग्रुप नहीं कर लेंगे? इसके पहले तो 250-300 लोग मारे गए, इसलिए ये कोई वो नहीं, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा उससे किया गया है। लेकिन मेरा अपना मानना या सोचना यही है कि अभी इस चीज को आगे जा सकता है। दूसरा ये कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान एकदम किनारे है, एकदम कॉर्नर कर दिया गया है, जिसमें आपका मोदी जी आप जो चीन की बात कर रहे थे, इस मामले में कहीं तुर्की नहीं नजर आ रहा है। अजरबैजान तीन सपोर्ट करने वाले देश थे, तीनों में से कहीं कोई नहीं नजर आ रहा, और दूसरी तरफ भारत के साथ पूरा का पूरा ग्लोबल वो है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग अपना हथियार और उसके साथ तैयार है, लेकिन एक ग्लोबली आप इस बात को साबित कर पाए हैं कि आतंकवाद से आप प्रभावित हुए हैं, होते रहे हैं, और ये जो हमला हुआ है ये बहुत गलत था, लोगों का धर्म पूछ करके उनकी हत्या की गई है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर मुझे लगता है कि इससे 1, 2, 3, 4 कदम और आगे जब तक नहीं जाएंगे तब तक इस समस्या का जो समाधान की बात है, समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। पठानिया साहब मेरे साथ मौजूद है। पठानिया साहब, शुक्ला जी ने महत्वपूर्ण बात की है कि तुर्की के बारे में देखा गया कि तुर्की की सरकार से बाकायदा उनकी सेना का डिफेंस मिनिस्ट्री का एक प्रतिनिधिमंडल वहां पर नहीं आया। एक विमान पहुंचा तो ये कहा गया कि साहब जैसे तुर्की के विमान में इस पर ड्रोन है, हथियार भरे हुए हैं। अजरबैजान ने भी साफ तौर पर कह दिया कि अगर युद्ध होता है तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, लेकिन ना अब तक अजरबैजान का कोई बयान आया, तुर्की की तरफ से कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और 58 देशों का जो मुस्लिम संगठन बना हुआ है उस मामले पर भी अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या इनमें मंथन चल रहा है या फिर भारत की डिप्लोमेसी है जो एक महत्वपूर्ण संकेत है? देखिए वो पूरा भारत की डिप्लोमेसी को जाना चाहिए। इनकी जो थीम चुनी गई थी वो टेररिज्म की थी, और टेररिज्म जो है ग्लोबल फिनोमिना है, और कोई भी देश उस कंट्री के साथ खड़ा नहीं होगा, बीच चाइना, अजरबैजान और तुर्की, वो उनको मॉरल सपोर्ट देंगे। उसके बाद उन्होंने ये कहना गो अगेंस्ट द वर्ल्ड ओपिनियन। तो ये जो लिमिटेड सपोर्ट है, और चाइना का मैं थोड़ा सोचा था कि वो उनके सामने आएंगे, लेकिन अभी ये देखिए कि चाइना का जो शेनियांग प्रोविंस है उसके अंदर टेररिज्म पनप रहा है, और चाइना का जो ट्रेड है इंडिया के साथ टू द ट्यून ऑफ $120 बिलियन। तो एक फेल नेशन के लिए, एक रोग नेशन के लिए अपने नेशनल इकोनॉमी को स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होने के बावजूद भी सीपैक आपको पता है, उसके बाद इन्होंने कुछ डैम भी बनाए हैं गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके के अंदर, उसके बावजूद भी चाइना अगर उनके साथ नहीं खड़ा है तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान कितना डिमोरलाइज नेशन होगा। तो उनके जो जनरल मोदी है, ये उसका डिजाइन था, बिकॉज ही इज अ वेरी वेरी एम्बिशियस पर्सन एंड ही इज अ पर्सन ऑफ नो करेक्टर ऑफ ए सोल्यूशन। उसकी कोशिश ये है कि इसको एस्केलेट कराया जाए ताकि वो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रिजीम को शुरुआत कर सके और जो 10 साल तक राज करे। अभी इसके इस डिजाइन को फेल कौन करेगा? अभी आप देखिए, खैबर पख्तूनख्वा ले लीजिए, बलूचिस्तान ले लीजिए, पीओके ले लीजिए, सिंध ले लीजिए, वहां पे जो प्रॉब्लम चल रही है वहां पे गृह युद्ध वाले हालात हैं, और आर्मी को
कहते हैं कि लड़ाई हो जाए ताकि हमें पाकिस्तान आर्मी की जो असलियत है वो पता चल जाए। ये शेर बन के घूमते हैं और ये वही फोर्स है जो अपने आप को बहुत बड़ा जिहादी और बहुत बड़े सुरक्षित मानते हैं। 71 में इन्होंने शर्मनाक तरीके से 93,000 सोल्जर्स उन्होंने सरेंडर किया था। तो ये बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बातें करते हैं। दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जो मुल्ला मुनीर वहां के सेना के अध्यक्ष हैं उन दोनों के चेहरे उतरे हुए थे, उन दोनों के चेहरों का रंग उड़ा हुआ था। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान से तमाम तस्वीरें निकल कर आ रही हैं उसमें आपने देखा पाकिस्तान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भले ही कितना इस बात का जिक्र करता रहे कि साहब पाकिस्तान आतंकवादियों को नहीं मानता है, पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल आतंकवादी के लिए नहीं होता है, हम आतंकवादियों को संरक्षण नहीं देते हैं। अगर नहीं देते तो जितने भी आतंकवादी इस हमले में मारे गए हैं उनको पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर सेना आंसू क्यों बहा रही है, सेना उनको शहीदों का सम्मान क्यों दे रही है? वो तो आतंकी है। खुद मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए, उसका भाई, उसका बेटा, उसके परिवार के लोग मारे गए, कई साथी मारे गए हैं। क्या वो आम नागरिक थे? वो एक आतंकी संगठन चला रहे थे और उस आतंकी संगठन के लोगों की तस्वीर, मरे हुए लोगों की तस्वीर पाकिस्तान के झंडे में दिखाई दे रही है। लेकिन अब से करीब आधा घंटे पहले विनोद शुक्ला जी, अब से करीब आधा घंटे पहले बैठक खत्म होने के बाद, जिस बैठक का मैं जिक्र कर रहा हूँ, बैठक खत्म होने के बाद पाकिस्तान से एक बयान आया है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत ने हमें युद्ध के लिए उत्साह संकेत दिया। देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा मनोज जी, मैं अपनी बात करूँ, ये सही जगह पर, जिसको बोलते हैं ना, बहुत सही जगह पर हिट किया है भारत ने। ये आप इसको उकसाना कहिए, आप इसको स्ट्रैटेजी का हिस्सा कहिए, इस मामले का समाधान वंस एंड फॉर ऑल करना पड़ेगा। इसको अगर ये कह रहे हैं कि भारत ने ये गलत किया है तो भाई आप जो करते आ रहे हो वो कब तक भारत बर्दाश्त करेगा? हमको उसका समाधान कोई खोजना पड़ेगा। दूसरा ये कि उनको ये अच्छी तरह से मालूम है। अच्छा, दूसरा ये कि इतना पिटने के बाद कुछ ना कुछ तो स्टेटमेंट देना ही है। अब वो कुछ स्टेटमेंट भी देंगे, अपने लोगों को का मॉरल बढ़ाने के लिए कुछ करना भी पड़ेगा उनको। अगर अपने लोगों का तो मॉरल बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन आतंकवादियों को वो पाल रहा था उन आतंकवादियों के कैंप को, उनके घर की जिम्मेदारी पाकिस्तान की सेना ने ली थी, ISI ने ली थी। अब वही आतंकवादी उनसे पूछ रहे हैं कि तुमने हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी इसलिए ली थी और हमसे कहा था कि जाओ पाकिस्तान में, भारत में जाकर भारत में घुसपैठ करो
स्पष्ट खुफिया जानकारियों के द्वारा जो तमाम देशों से संग्रहित की हुई जाती है, इकट्ठा की जाती है। और पाकिस्तान में अगर आतंकी कैंप है तो वो जानकारी इजराइल से भी मिलती है, अमेरिका से भी मिलती है, अमेरिका से भी मिलती है, कई सारे लोगों से वो जानकारियां साझा की जाती है। और बड़ी जानकारी के साझा होने पर ये हमले हो गए तो उसकी जानकारी यूएससी में भी दी जा रही है और तमाम देशों के राजदूतों को बुलाया जा रहा है डिप्लोमेसी के तौर पर कि हमने गलत नहीं किया है, हमने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है, हमने अपने हक की लड़ाई ली है और ये लड़ाई न्याय की बढ़ाने से। पूरी अगर हम प्रक्रिया को देखते हैं जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, जैसे मैं पहले बता तो पाकिस्तान के साथ लड़ाई की टेररिज्म के साथ, उसके बाद आप देखिए पुनीत जो है वो कहते हैं कि कश्मीर की लड़ाई चल रही है और इंडिया ने इंडियस वाटर ट्रीटी को जो स्थायी का अभ्यास किया है, ये अभी पाकिस्तान की जंग में मेन बन गई और भारत के पास वो नहीं रहेगा। जैसे मेरे मित्र भी बात कर रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि इस घटना के बाद ये जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान जो है मेरी ख्याल से तोबा करेंगे, लेकिन अगर उनकी जो कमजोर नस है वो आपके पास है तो वो कमजोर नस इस तरह बनेगा वाटर बॉम्ब। बिकॉज किसी ने कहा था कि आने वाले टाइम में जो लड़ाइयां लड़ी जाएंगी वो पानी के ऊपर लड़ी जाएंगी और जिसके पास पानी है वही विजय होगा। तो ये अभी जनरल वेल पाकिस्तान की हमारे हाथ आ गई है और जब भी हम इसको दबाएंगे तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं तौबा करेगा। उसके बाद ये देखिए रियलाइजेशन कहाँ पे आएगा, बिकॉज सफरिंग जो है वो पाकिस्तान की जनता करेगी और किसी भी जो इम्यूनिटीज शैम डेमोक्रेसी लोगों के पास अभी भी वो पावर है, अगर वो इकट्ठे होकर आते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट को या मिलिट्री रिजीम को वो उखाड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो पाकिस्तान के लीडर हैं, उनके जो थिंक टैंक है, उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनको भी पता है। तो अभी मेरे ख्याल से कोई ज्यादा तगड़ा उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा। सिंबॉलिक इतने भी सिंबॉलिक को मैं रूल आउट नहीं करता हूँ एंड मैं ये मान के चलता हूँ कि इस समय जो आतंकवादी है, देखिए अननोन किलर भी आजकल पाकिस्तान में घूम रहे हैं, उन्होंने 26,000 जो टेररिस्ट डेजिग्नेट किया उनको उन्होंने उड़ा दिया। अभी आप ये नहीं कीजिए कि अगर ये जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है इसके परिवार के 14 लोगों को मार गिराया गया है तो ये लोग कहीं ना कहीं तौबा करेंगे, बिकॉज वो अपने देश में सुरक्षित नहीं है। और पाकिस्तान आर्मी की जो पावर है, जो उनका जो दबदबा है या वो जो प्रोजेक्ट करते हैं उसके ऊपर ये सवाल उठना शुरू करेंगे। तो इट्स ए ब्यूटीफुल थिंग विच हैज हैपेंड एंड लेट्स होप कि ये चलता रहे और पाकिस्तान को अकल आए, हम लोग जो है एस्केलेशन में न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के ऊपर ना पहुंचाए और उसके बाद आस्ते आस्ते इसको काबू कर सकते हैं। हम बहुत बड़ा देश है, हमारे पास पावर भी बहुत है, तो उनको काबू करना लगातार बार बार वो कोई जगह हो रहा ऑपरेशन नहीं होगा, उनकी अच्छे में गलत नहीं जाए। लेकिन इस घटना के बाद कई सारे सवाल पाकिस्तान की सेना पर उठ रहे हैं, पाकिस्तान की सेना के मुखिया मुल्ला मुनीर पर भी उठ रहे हैं। कई जगह से आवाम का गुस्सा देखा जा रहा है और पाकिस्तान की सेना को लेकर बहुत तनकीद लंबे समय से चली आ रही है। हाल ही में जो इमरान खान की पार्टी है उन्होंने मुल्ला मुनीर का इस्तीफा भी मांगा था, पाकिस्तान की सेना का इस्तीफा मांगा था। उसके बाद उनके साथ एक ऐसी घटना घट गई जिसकी चर्चा करते हुए बड़ी शर्म सी आती है कि पाकिस्तान में क्या ये भी हो सकता है। लेकिन इन सबके बीच विरोध क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान के जो सेना के अध्यक्ष हैं मुल्ला मुनीर, उनके लिए संकट की स्थिति है, पाकिस्तान में उनको विरोध का सामना करना पड़ सकता है? निश्चित तौर पर उनके लिए संकट का मामला है। देखिए वो कई तरह से जैसा पठानिया जी कह रहे थे कि उसी को मैं आगे ले जाऊँ। देखिए 3 तरफ से उनके लिए मुश्किल आएगा। पहला ये कि वो आतंकवादी जो जिनके परिवार के लोग हैं जो आतंकवादी मारे गए हैं, वो बोलेंगे जो आदमी इतना कैपेबल नहीं है कि हमको बचा पाए वो किस काम का है। दूसरा ये कि जैसे ही ऐसी स्थिति होगी तो सामान्य जो जनमानस है, जो सिविलियंस है, वो भी दबाव डालेंगे ना कि ऐसा आदमी है जिसने अनावश्यक रूप से ऐसा सिचुएशन पैदा कर दी कि बिना बात का बैठे बिठाए वॉर वाली स्थिति आ गई। 2 बात हो गई। तीसरा ये कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जब उसको लगेगा कि ये व्यक्ति कमजोर हुआ है तो वो प्रेशर बनाना शुरू करेगी। जैसे
छोड़ने की बात, या बाकी लोग एसर्ट करना शुरू करेंगे। चौथा बात यह है, इन्हीं में से कोई नीचे का ऑफिसर जब इस तरह की फ्लूइड सिचुएशन होती है तो कोई एक तीसरा आदमी होता है जो अपने आप को एसर्ट करता है, तो कई संभावनाएं हैं जो वहां की चीजों को अनस्टेबल बनाएंगे, और प्लस ऐसे किसी भी एक्शन के लिए मामले को खुला छोड़ देंगे। आपने कर्नल सोफिया को सुना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देने के लिए बताई कि ये कहा कैसे हमला किया गया है, लेकिन ठिकानों पर हमला किया है। तो कर्नल सोफिया के भाई का बयान आया है कि हम बदला लेने का पाकिस्तान से इंतजार कर रहे थे, तुम आंख उठाओगे तो हम सिख कर मेरी बहन की भूमिका पर मुझे गर्व है। और जो उन्होंने आज पाकिस्तान में किया है उसकी सबसे जरूरत है। हम बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे कि खून फॉरवर्ड कब इनका बदला मिलेगा, लेकिन ऐसा बदला मिलेगा और हमारे फैमिली से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इसकी उम्मीद नहीं हुई। हम ये वर्षों कि भाई इतना बड़ा मौका है, उस समय हमारे घर से साथी इस्लाम एक ऐसी बात है कि जब भी कोई मुसलमान हो यानी वाहिद मानता है तो सबसे पहले ये सिखाता है कि आपके देश की सेवा और देश का कानून और देश के लिए मर मिटना उसके लिए कुर्बान है, इससे कोई कुर्बानी नहीं। और जब ऐसे ही फैमिली देश के लिए सदियों से चाहे खाना हो, चाहे मेरे फादर हो, चाहे बहन हो, वो देश की सेवा में लगे हैं, उनके लिए लड़े रहे। इससे और उसमें ऐसा मौका मिला कि दुश्मन ने हमारे को नुकसान किया, उसका मिटा दिया। इससे बड़ा प्रॉब्लम हमें नहीं है। हमारे परिवार के भी, बड़ावासियों के भी, गुजरात के देशवासियों की, सबकी साथी से कदम छोड़ देती है। यकीन मानिए, पहलगाम हमले के बाद पूरा देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही आवाज आ रही थी कि इस बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, और ऐसा जवाब दिया जाना चाहिए कि अब वो घुसपैठ के बारे में या आतंकवाद के बारे में सोचे ना। और इससे ज्यादा और मुफीद कुछ नहीं हो सकता पठानिया साहब। दूसरी एक सवाल और है जो लोगों के जहन में है, क्योंकि हमने एयर स्ट्राइक की तमाम और दूसरी स्ट्राइक की, वाटर स्ट्राइक भी की, लेकिन भारत ने इस हमले में मिसाइल स्ट्राइक को ही क्यों चुना? इससे पहले अगर आप पीछे जाते हैं तो जब उड़ी की सर्जिकल स्ट्राइक थी वो फिजिकल स्ट्राइक थी, जिसमें आर्मी अंदर घुसी, टेररिस्ट के कैंप को उन्होंने तबाह किया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्राइक था वो नई थी, वो भी एक सोलो स्ट्राइक थी जिसके अंदर उनके जो कैंप थे उनको उड़ाया गया। वो एक छोटे दर्जे की स्ट्राइक थी और उस स्ट्राइक से पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी ये जो स्ट्राइक हुई है इसकी आप टाइमिंग देखिए, इसकी आप थीम देखिए और इसका एक्सटेंट देखिए कि अगर 24-25 मिनट के अंदर 24 मिसाइल दो टेरर कैंप के अंदर की जाती हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि भारत की जो सामर्थ्य है और तीनों सेना के अंदर जो सीमलेस इंटीग्रेशन है और हमारी जो मिसाइल की पावर है उसको पाकिस्तान रोक नहीं सकता। और इसमें हमने एयर स्पेस की वायलेट की है, तो बालाकोट में तो हमें वी कैन बी अक्यूज्ड कि आपने जो एयर स्पेस की वायलेशन की है व्हेन इट कम्स टू द परसेप्शन ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, और इसके अंदर वो भी हमने पूरी तरह से उसको भी क्लियर किया है। मिलिट्री टारगेट को हमने दूर रखा है, सिविलियन को हमने दूर रखा है, और हमने सिर्फ टेररिस्ट के ऊपर प्रहार किया है। तो ये एक आप ये मान के चलिए कि ये एक मास्टर स्ट्रोक था इन टोटलिटी। और इसके अंदर अभी अगर हम रेमिफिकेशन की बात करते हैं, देखिए पाकिस्तान अभी के देश में दो ग्रुप है, एक पुनीत का है, क्योंकि जनरल फैज है और कुछ लोग जो है उनके साथ हैं पुराने जनरल जो चाहते हैं कि जनरल मुनीर को किसी न किसी तरीके से निकाला जाए। और जनरल मुनीर जो है इसने अपने NSA को, तो ISI का चीफ है जनरल मलिक, उसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया। इनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो भी इसके रिश्तेदार हैं। तो ये इसने पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी है शहबाज शरीफ की, उसको पूरी तरह से कंट्रोल में किया हुआ है और उनके पास कोई पावर नहीं रखी हुई है। इसको ये भी पता है कि अगर कल बिलावल भुट्टो अपना समर्थन दे देता है तो गवर्नमेंट बाराइटी में आ जाएगी, तो जब गवर्नमेंट बाराइटी में आ जाएगी देन आर्मी हैज टू स्टेप इन। मुनीर ने कभी ये कल्पना भी नहीं की कि भारत की तरफ से इस कैलिबर का, इस मैग्नीट्यूड का अटैक किया जाएगा, स्ट्राइक
उसके अभी होश होने हुए हैं। तो ये वो जनरल है, मैंने एक फोटो देखा था जिससे आपकी थोड़ी सी सैल्यूट पर भी पता चल जाएगी कि हाउ मच इनसिक्योरिटी दिस मैन हैज। एक फोटो आई है जिसके अंदर इसने अपने टैंक के ऊपर 4 स्टार लगाए हुए हैं, प्लेट लगाई हुई है स्टार पे, और अपनी ट्रुप्स को एड्रेस कर रहा है। देखिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ही डजंट हैव टू प्रूव or pretend in front of the soldier that he is the chief of army staff. Whole world knows, whole army knows. तो ये इस बंदे का माइंडसेट बता सकता है, और इस बंदे का जो एम्बिशंस है, और ये बहुत ही करप्ट किस्म का सोल्जर है। क्या कोई पाकिस्तान आर्मी करप्ट है, बिना कोई कंट्री में इन्वॉल्व है, बाकी के धंधे करते हैं। तो इसको निकालने के लिए मेरी जो अपनी असेसमेंट है कि पाकिस्तान के अंदर से ही लोग इसको निकाल के और इसको जो उचित सजा मिलनी चाहिए वो देंगे। अभी ये कितनी देर में होता है ये सोच का विषय है। और उसी बीच में इसके बाद कितनी प्रॉमिस है कि क्या ये तो चाहेगा कि इसको न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पे लेना है, बिकॉज ही विल गो डाउन इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री। लेकिन उसका जो विरोध है वो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, लेट इट बी अ पपेट गवर्नमेंट, और उसके बाद जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है जिसमें यूएसए और चाइना, मेनली रशिया, फ्रांस जो बड़ी पावर है, वो पाकिस्तान को पूरी तरह से ये चेता दे कि भैया अभी आपका काम खत्म है, पुराना जो आप करते रहे थे वो करते रहिए, अभी टेररिज्म से तौबा कीजिए, पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारिए और इस रीजन के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर स्टेबिलिटी लाइए। ये सारे लोगों के हाथ में है। और मैं आपको सुधार देंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर है, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो जारी किया है। पहला टारगेट कोटली, आतंकी ठिकानों पर हमले का। कोटली में लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर, लश्कर के कैंप में 50 से ज्यादा आतंकी थे और सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का ये वीडियो भी जारी किया है, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। विनोद शुक्ला मेरे साथ मौजूद है। विनोद साहब, ये बार बार कहा जाता है कि कई देशों के पास अपनी सेना है, हर देश के पास अपनी एक सेना है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि एक ऐसा देश है जो सेना के पास रखा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल, बिलावल की बात कर रहे थे पठानिया साहब, वो कह रहे थे कि अगर समर्थन वापस ले लिए तो सरकार गिर जाएगी, और बिलावल ने खून बहाने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि पानी रोका गया तो दरिया में खून बहेगा, लेकिन यहाँ तो भारत की मिसाइलें पाकिस्तान में कहकर उन्होंने तांडव बजा दिया। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार में बैठे कई लोग तो परमाणु मिसाइलों का जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास इतनी परमाणु मिसाइल है, वो हमने क्या खेलने के लिए रखी, क्या हमने यहाँ पर उनको देखने के लिए रखा हुआ। अब जब हमला हो गया तो सरकार के ऊपर दबाव है, वो सेना के ऊपर दबाव बनाएगी, और इन दोनों के ऊपर पाकिस्तान की आवाम का दबाव है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार अपनी तलखी सेना को दिखाए और मुल्ला मुनीर जो कि करप्ट है, अति महत्वाकांक्षी है, कहीं एक बार फिर से वहां पर तख्ता पलट न देखे और ये देश फिर से सेना के कब्जे में आए। देखिए, इस संभावना को कतई नकारा नहीं जा सकता है, इसलिए कि जब लोग वो बताएंगे कि इमरजेंसी सिचुएशन है और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट किसी काम की नहीं है, कुछ नहीं कर पा रही है, हम ही को सब कुछ करना है, तो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हम लेते हैं। और उसका सही तरीका ये है कि हम सरकार पर काफी जो है जिस बात की महत्वाकांक्षा को वो नर्चर कर रहे हैं बहुत लंबे समय से मुल्ला मुनीर साहब, तो वो ये कर सकते हैं और वही करके वो एस्केलेट करेंगे मतलब जो वार वाली सिचुएशन है या अटैक करने वाली सिचुएशन है। लेकिन उसमें कितना वो कर पाएंगे, इसलिए कि उन पर दबाव बहुत सारा है। अभी जो 4-5 मैंने विषय बताया कि लोगों का दबाव है, और प्लस इंटरनल आर्मी के लोगों का भी आपस में, जो दो ग्रुप जिसकी बात पठानिया साहब कह रहे थे, वो दोनों लोग सक्रिय हैं, इनके रिश्तेदार हैं, प्लस आईएसआई का जो चीफ है वो अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में अभी भी मुल्ला मुनीर अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाए हुए हैं। इसलिए आपका जो प्रश्न है बहुत जायज है कि वो ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं किसी भी का, और वही एक ऐसा होगा जब वो फुल फ्लेजली डिसीजन ले पाएंगे कि हमको अब आगे क्या करना है। इसलिए कि तब उनके पास ये कंपल्सन भी नहीं होगा कि वो बाहर का दबाव सुने, इसलिए कि फिर वो जब डिक्टेटरशिप जैसी सिचुएशन होती है तो फिर आप बहुत सारे चीजों में मनमानी, हालांकि मनमानी अभी भी हो रही है, लेकिन तब आप और ज्यादा मनमानी कर सकते हैं, जैसा पिछले डिक्टेटर्स ने किया
बेहतर जानते हो, लेकिन मेरा अपना जो आकलन और मेरा अपना मानना है कि वैसी स्थिति आएगी तो भारत उसको बाहर से ही टैकल कर पाने की स्थिति में है। मुझे लगता है कि शायद वैसी स्थिति आएगी तो फिर तमाम दूसरे देश, क्योंकि अमेरिका, चाइना, ये सब भी मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक पागल आती है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या करे क्या नहीं करे, उनके अंदरूनी हालात तक ठीक नहीं है। और मुझे लगता है भारत ने जो किया है उससे जो तालिबान के लड़ाके हैं उनका मनोबल और ज्यादा बढ़ गया होगा। भारत ने जो किया है बलूचिस्तान में इसे लेकर और मनोबल उत्साह देखा गया होगा, तो वो अगली तैयारियां वहां से ना हो जाए। तो पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, लेकिन भारत सतर्क है, भारत अलर्ट है, क्योंकि लगातार बयानबाजी पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। इसलिए सीमावर्ती इलाके के लोगों को खाली करने के आदेश दे दिए गए, 200 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, 18 हवाई अड्डों से ऑपरेशन को बंद कर दिया है, क्योंकि भारत पूरे हालत पर नजर रखे हुए है, चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्ला जी का, शुक्रिया पठानिया साहब का, जो विस्तार से मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। रुकेंगे यहाँ पर कुछ दिनों के लिए, वापस आएंगे तो खबरों का ये सफर और भारत पाकिस्तान का पूरा अपडेट मेरे सहयोगी राजीव